हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन एक्सटेंड सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑल्सो। कौन सा कानून है जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, सेवानिवृत्त एम्प्लॉयज हैं, उनको कुछ लाभ प्रदान करता है? तो वह एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये कानून जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएफ एक्ट इज अप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट एंगेज इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन। जो पीएफ एक्ट है जो अप्लीकेबल होता है वो किस एक्ट में स्पेसिफाइड है? तो वो है शेड्यूल 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल 1 में ये एक्ट जो है वो स्पेसिफाइड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयड इन अ एस्टैब्लिशमेंट फॉर द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द पीएफ एक्ट। तो इसमें मिनिमम पर्सन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 20% की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 20% मस्ट होते हैं इस एक्ट के लिए। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द पीएफ एक्ट। तो ये जो टर्म है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये किस सेक्शन में, पीएफ एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है, सॉरी सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A विच इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर अ माइन इन गिवन स्टेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्शन 2A ऑफ द पीएफ एक्ट डिफाइन द टर्म्स डॉट डॉट। तो सेक्शन 2A जो है वो अथोराइज ऑफिसर के टर्म को डिफाइन करता है। तो अथोराइज ऑफिसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एन अथोराइज ऑफिसर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है हमको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बेसिक वेजेस इज डिफाइन इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट। जो टर्म बेसिक वेजेस है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट के किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये जो है वो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक वेजेस एज डिफाइंड इन प्रेस्पेक्टिव सेक्शन इन द पीएफ एक्ट। तो ये पीएफ एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, बेसिक बेसिस जो बोनस है वो बेसिक बेसिस का पार्ट है, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया है पीएफ एक्ट में। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2D ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट डिफाइंस। सेक्शन 2D जो है वो प्रोविडेंट फंड एक्ट को का जो सेक्शन 2D है वो किसको डिफाइन करता है? तो वो कंट्रोल्ड इंडस्ट्री को डिफाइन करता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड कंस्टिट्यूट अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आर अपॉइंटेड बाय। तो ये जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूशन विच शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड शैल बी। जो कि ऐसा कंट्रीब्यूशन, ऐसा योगदान जो कि एम्प्लॉयर द्वारा पेड किया जाता है वो होता है, तो वो 12% का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 12% का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉयर हु कंट्रावेंस टू मेक्स डिफॉल्ट इन complying the provision of section 6 of this act shall be punishable with imprisonment of the term which may extend ... years।
तो ये 3 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। जो एम्प्लॉयर द्वारा होता है वो 3 ईयर्स के लिए हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 टू of 1912 employees less than ... person and working without the aid of power। तो कितने पर्सन हो, लेस देन कितने पर्सन हो सकते हैं? तो यहाँ पे 50 लेस देन हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ ... क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो ये किस एक्ट के अंदर होता है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, बी है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ऑप्शन सी है मुसीफ कोर्ट, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट। तो ये जो है वो प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर दिस एक्ट इंश्योरेंस फंड मीन्स ... तो इंश्योरेंस फंड का मतलब होता है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो ये इस एक्ट के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द सेलिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, EPF एक्ट एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जिसको कहते हैं, एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम 1952 स्कीम फॉर ... टू विथ इफेक्ट 1 सितंबर 2014। तो ये जो है वो कितने रुपए का वो किया गया था, स्कीम था? तो ये स्कीम था हमारा 6,500 रुपये से लेके 15,000 तक का। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6,500 to 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GST वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम। GST जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इफेक्ट कब हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 1/7/2017 में, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई 2017 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GST वॉज इंट्रोड्यूस इन जम्मू एंड कश्मीर विथ इफेक्ट फ्रॉम। GST जो है वो जम्मू कश्मीर में कब इफेक्ट हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 8 जुलाई 2017 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर GST वॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो GST था वो था हमारा ये इसमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर GST अ सेपरेट लिस्ट ... हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही आर्टिकल 246 में हुआ था, ठीक है, आर्टिकल 246 में ये आया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसिडेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं इसको हम टैक्स कैस्केडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, टैक्स कैस्केडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर GST वैल्यू एडिशन रिफर्स टू। GST के अंतर्गत वैल्यू एडिशन को क्या कहते हैं? वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है? तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है एक्सपेंसिव प्लस प्रॉफिट GST के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, UT-GST इज अप्लीकेबल व्हेन। UT-GST जो है वो अप्लीकेबल हुआ था। तो UT-GST जो है वो सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी के उसमें हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सोल्ड फ्रॉम यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अप्लीकेबल व्हेन। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो अप्लीकेबल होता है जब कोई इंटरेस्टेड सप्लाई होती है
इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर कोई सप्लाई होती है गुड्स की, तो वहाँ पे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई होता है। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स का सप्लाई होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SGST इज अप्लीकेबल व्हेन। SGST जो होता है वो कब अप्लीकेबल होता है? तो SGST जो होता है वो गुड्स आर सोल्ड विद इन अ स्टेट। अगर गुड्स अपने ही स्टेट में यानी कि एक ही स्टेट में सोल्ड हो रहा है, बेचा जा रहा है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे SGST एक्ट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इसमें क्या था कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी कि इंटर स्टेट कोई गुड्स का सप्लाई हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टैक्स विच वॉज नॉट मर्ज इनटू GST। कौन सा टैक्स है जो GST में मर्ज नहीं होता है? तो वो होता है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो GST में मर्ज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील ओनली विथ गुड विच आर डॉट डॉट इन नेचर। जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है वो बस किस नेचर के गुड्स में डील करता है? तो मूवेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं, जो मूव हो सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, उस नेचर के जो गुड्स होते हैं उसमें वे डील करता है गुड्स, उसमें ये एक्ट अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मूवेबल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड्स that are identified at the time of contract of sale is called dot dot goods। वो गुड्स जो कि आइडेंटिफाई होता है जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पीरियड पे, तो उसको हम कहते हैं इसको हम स्पेसिफिक गुड्स भी कह सकते हैं और एसर्टेन गुड्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों तरह के गुड्स को इसका नाम हम दे सकते हैं, स्पेसिफिक गुड्स भी और एसर्टेन गुड्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू पर्पज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वारंटी में होता है, वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलेट्रल टू पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल के पर्पज से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेट द बायर बीवेयर। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो लेट द बायर बीवेयर का मतलब होता है कैवेट एम्पटर। ये कैवेट एम्पटर का ये जो है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेट द बायर बीवेयर ये कैवेट एम्पटर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैवेट एम्पटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट एंड डॉट आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेल की कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है वो सेलर और बायर दो पार्टीज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि एक सेलर होता है और एक बायर होता है सेल के कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेलर एंड बायर आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज एज। रिस्क फॉलो डॉट डॉट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर्टी। इट इज़ द स्टैंडर्ड रूल दैट रिस्क फॉलोज प्रॉपर्टी अ सेलर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन्फोर्स इन द ईयर। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो कब इन्फोर्स हुआ था, किस ईयर में इन्फोर्स हुआ था? तो ये हमारा इन्फोर्स हुआ था 1930 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी अ मनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इमूवेबल गुड्स। ये इमूवेबल गुड्स के उसमें आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ये गुड्स के में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुड्स। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट मस्ट बी अ गुड। ये गुड्स के टर्म में होना चाहिए, ये इमूवेबल गुड्स नहीं होना चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एन कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल्स जो होता है सेल्स और गुड्स एक्ट के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जहाँ पे सेल हो चुका है, कोई भी गुड्स है वो बिक चुका है, तो वो सेल के अंतर्गत आता है।
क्योंकि वहाँ पे दो पार्टीज़ के बीच जो परफॉर्मेंस हो रही है वो एग्जीक्यूट हो जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड। इन सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर टेक्स प्लेस। तो अगर कोई सेल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है बायर टू सेलर तो वो होती है, तो वो यहाँ पे एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के एंड में भी होता है और इंडेमनिटी दोनों फॉर्म में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर टेक प्लेस। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। ओके, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ये नहीं, ये चेंज है क्वेश्चन। इन एग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर टेक प्लेस। ऐसा एग्रीमेंट जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी जो बायर टू सेलर से वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा इंडेमनिट, इमिडिएटली भी हो सकता, तत्काल भी ये हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और इन अ फ्यूचर डेट, कोई फ्यूचर डेट पे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। यानी कि जो बायर से जब कोई एग्रीमेंट हो रहा है कोई प्रॉपर्टी सेल करने की, तो तत्काल भी उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर फ्यूचर में उसके लिए हम डेट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा इन फ्यूचर डेट। ओके, लेकिन यहाँ पे सी दिया हुआ है, ये दोनों ही करेक्ट है, इमिडिएटली भी हो सकता है और इन फ्यूचर डेट भी हो सकता है। ओके, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इनमें से कौन सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो वो गुडविल जो है हमारा वो सब्जेक्ट मैटर नहीं होता, क्योंकि ट्रेडमार्क भी होता है, मनी भी होता है, वाटर भी होता है, सॉरी गुडविल भी होता है, ट्रेडमार्क भी होता है और वाटर भी होता है, मनी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड अ। तो गुड्स ऑफ सेल एक्ट के अंतर्गत मूवेबल गुड्स इंक्लूड नहीं होता है, तो वो होता है मनी। मनी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गुड्स मस्ट बी डॉट डॉट गुड्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। तो यहाँ पे एसर्टेन होगा, द गुड्स मस्ट बी एसर्टेन गुड्स फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नेसेसरली बी। कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो सबसे नेसेसरी चीज़ उसमें क्या होती है, तो वो होती है सेल। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में सेल हो जाना सबसे नेसेसरी सब्जेक्ट मैटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंसिडरेशन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी डॉट डॉट ओनली अ गुड्स। तो प्राइस के फॉर्म में हो सकता है, मस्ट कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल से रिलेटेड, तो उसमें प्राइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ एग्री ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर डॉट डॉट ऑफ द गुड्स इन द पर्पज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पोजेसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेल इज अ डॉट डॉट कॉन्ट्रैक्ट। एक सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अ सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।